बाद मैंने उतना क्लास में दिया और आधा घंटे का ब्रेक लेके आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आपसे जब यहाँ से विदा होऊंगा तो मैं दोबारा फिर क्लासरूम में पहुंचाऊंगा। और मेरी जो आज की मीटिंग थी वो भी हो गई है, कलेक्टर से महत्वपूर्ण मीटिंग थी, पुनर्गठन के संबंध में थी, वो भी संपन्न हुई। तो ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। जो पर्याय साहब ने अभी जिक्र किया आपको कि सुबह सुबह हम लोग कुछ करते हैं, हाँ, ये बहुत सुशासन की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कहते वेल बिगन हाफ डन। अच्छी शुरुआत हो तो कार्य आधा तो संपन्न हो जाता है। शुरुआत अच्छी होना चाहिए। और सुबह सवेरे उठ के जब हम घूमने निकलते हैं या ईश्वर का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर वो चार्जिंग वाली बैटरी हर काम में आप उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस का काम करें, चाहे आप बाजार में हो, चाहे खेती बाड़ी हो, दुकान व्यवसाय, कोई भी कार्य में आपकी बैटरी ही उपयोग में आती है। तो मेरे ख्याल से सवेरे सवेरे हम लोग जो एक नियमित क्रम चलाते हैं जल्दी उठने का, तो कॉलोनी के जो जागृत आत्माएं वो अपने आप जग जाती हैं, अपने आप पहुंचती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको संचालित कौन कर रहा है, तो किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, ईश्वर ही संचालित करता है। मैं भी यही कहूंगा कि मैं शुरुआत में हम लोग रहे हो, आज हम नहीं है। तो आज मतलब से मतलब हमारी कोई भूमिका नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक स्वचालित है। तो देखिए विषय बहुत महत्वपूर्ण है, सुशासन। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। और ये विषय जो है हमारे जवान पर कैसे आया है कि जब मोदी जी का शासन आया तब आया 2014 से। तो 14 से उन्होंने अपना स्लोगन दिया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये स्लोगन दिया उन्होंने। तो इस स्लोगन से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट क्या होता है, अलग अलग है क्या है। तो चिंतन में आया, बहुत सारे चिंतन, जब कोई बात आती है तो समाधान भी आ जाते हैं। तब ऐसा लगा कि गवर्नेंस जो है कोई शासन करने की प्रणाली है, और ऐसा शासन, ऐसी प्रणाली है कि निर्णय लेने की, शासन द्वारा निर्णय लेने की ऐसी प्रणाली है जिसमें अधिकतम सुशासन स्थापित होता है। मतलब अधिकतम प्रोडक्टिविटी भी होती है, लोगों की भागीदारी होती है, विकास होता है, अधिकतम आउटपुट निकलता है। तो सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस है। और आइए हम थोड़ा सा आपको प्रासंगिक इसका जो संदर्भ उससे उस तरफ ले जाए। सुशासन का मतलब आप सीधे भाषा में कहें कि हमारे यहाँ पर ग्रंथों में भी इसके बारे में कुछ कभी आया है। हाँ, तो आया है। ऐसा नहीं कि 2014 के बाद ही सुशासन नाम का कोई शब्द निकला हो। वैसे 1992 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली थी, गवर्नेंस जो है शासन और विकास, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नाम की एक रिपोर्ट निकाली थी। उसमें सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की परिभाषा भी विश्व बैंक ने दी है। और उसमें क्या बताया उन्होंने, सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में बताया सुशासन। मैं आगे इसमें और बात करूंगा। मैं अभी आपको थोड़ा और रेफरेंस देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर सुशासन कहाँ कहाँ मिलता है। तो भगवत गीता में सुशासन आता है, गुड गवर्नेंस की चर्चा होती है, कैसे व्यक्ति गुड गवर्नेंस दे सकता है, संस्थाएं, प्रबंध कोई भी कैसे अच्छा कर सकता है, इसका आता है। नेतृत्व, कर्तव्यपरायणता, आत्मबल को कई प्रकार से जो है भगवत गीता में बताया गया है। और आधुनिक संदर्भ में इसकी फिर से व्याख्या की जा सकती है। दूसरा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी में राजा के कार्यों में लोगों के कल्याण को सबसे ऊपर रखा गया था। लोगों का कल्याण हो राजा के कार्यों में, इसको सुशासन वही माना जाता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। महात्मा गांधी ने भी स्वराज पर जोर दिया था, वही स्वराज होना चाहिए, अनिवार्य है। इसका मतलब है सुशासन ही था। और भारतीय संविधान में भी शासन के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है, जो कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य पर आधारित है। साथ ही लोकतंत्र कानून का शासन है, लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। तो ये हमारे यहाँ इस प्रकार का संदर्भ मिलता है। और एक संदर्भ और मिलता है जो ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, राम राज्य जिसको बोला जाता है।
कि राम राज्य मतलब सुशासन। तो सुशासन यानी राम राज्य होता है। इसका मतलब होता है, राम राज्य के बारे में कहा जाता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जब आदमी दैहिक है ना, दैहिक यानी शरीरगत, दैविक, दैविक मतलब होता है उसके प्रारब्ध के कारण, पाप पुण्य के कारण, है ना, और भौतिक, भौतिक मतलब सामाजिक, पर्यावरण से, वातावरण से जो कष्ट होते हैं, वो तीनों कष्टों का निवारण जब होता है, उसी को राम राज्य कहा गया है, उसी को सुशासन कहा गया है। और आगे इसकी विशेषताओं में जाए तो मिलता है कि राम राज्य में सुशासन होगा तो क्या होगा, सुशासन होगा तो ये पाया जाएगा कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग आपकी आवाज नहीं आ रही है। जंगल में जो है फल फूल पेड़ मातूड़ ये सब समय समय पर फलते रहते हैं। और क्या कहा गया है कि उतना ही पानी भी बरसता है जितना की जरूरत है। मतलब अकाल वृष्टि, अकाल जो है नहीं पड़ता है, अति वृष्टि भी नहीं होती है। तो गुड गवर्नेंस की परिभाषा हमारे यहाँ अत्यंत व्यापक है। और ये जैसे राजा वैसी प्रजा, ऐसा कहते हैं, राजा जैसी होगी प्रजा वैसी होगी, या जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो तो उस राजा को नरक का अधिकारी माना गया। ये गुड गवर्नेंस का ही एक प्रतीक है कि राजा को हमेशा सुशासन वाला होना चाहिए, और जिससे जनता का कल्याण होता हो और राज्य में शांति की व्यवस्था, विकास दोनों एक साथ होते हो, ऐसे राज्य की कल्पना राम राज्य के रूप में की गई। यही गुड गवर्नेंस। आइए हम इसके कुछ अब ऐसे पहलू बताते हैं आपको, जैसा कि गुड गवर्नेंस में क्या क्या सिद्धांत है। 8 सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप निकाल दें अगर इसमें दिख रही हो तो। 8 सिद्धांतों के आधार पर गुड गवर्नेंस को बांटा गया है। इसमें अनिवार्य कैरेक्टर इसके, पहला है भागीदारी। भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन। लोगों को वैध संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय को देने में सक्षम होना चाहिए। गुड गवर्नेंस पहला भागीदारी है, यानी लोगों को वैध संगठन या प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी भागीदारी, अपनी राय, जो लोगों की राय के ऊपर तक पहुंचे, ये पहला उसका सिद्धांत है। इसमें पुरुष और महिलाएं, समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक आदि भी शामिल होते हैं। और भागीदारी का तात्पर्य संघ एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। ये उनका पार्टिसिपेशन लेवल है। हर व्यक्ति अपने आप को पार्टिसिपेटिव माने, भागीदार माने। निर्णय की प्रक्रिया हो, कोई भी प्रक्रिया हो। तो देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है, संविधान की व्यवस्था भी ऐसा ही है कि जनता से कोई भी बात जो है भागीदारी से शुरू होती है। जन भागीदारी स्कीम होती है, जन भागीदारी से निर्णय होते हैं, और जनता के निर्णय से, जनता के अभिमत से जो निर्णय होते हैं वो सही माने जाते हैं। उसमें भागीदारी पब्लिक की रहती है। तो ये तो उनका भागीदारी। दूसरा है कि आम सहमति। आप देख रहे हैं इसका सिद्धांत आम सहमति होता है। कंसेंसस ओरिएंटेड, कंसेंसस होना चाहिए। मतलब आम सहमति उन्मुख निर्णय लेने से यह सुनिश्चित होता है कि हर किसी की सामान्य न्यूनतम जरूरत पूरी की जा सकती है, जो कि किसी के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। तो एक समुदाय के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए व्यापक सहमति के साथ साथ विभिन्न हितों की मध्यस्थता भी करता है। इसको बोलते हैं आम सहमति उन्मुख, ओरिएंटेड, कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए, तब आपका सुशासन होगा। और अगली बात होती है कि जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। अगर सुशासन आपको स्थापित करना है तो सुशासन का उद्देश्य लोगों की बेहतरी पर आधारित होता है। लोगों की बेहतरी, और सरकार के या सरकार के बिना लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकता। मतलब जब तक सरकार नहीं होगी तो लोगों के प्रति जवाबदार कौन रहेगा? तो गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक,
पब्लिक के लिए जवाबदेही है, हर कार्य में जवाबदेही है। तो सुशासन का उद्देश्य लोगों की बेहतरी और सरकार जो है उसके लिए जवाबदेही है, तो वो सुशासन में आती है। सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्रों, नागरिक संगठनों को सार्वजनिक और संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तो सरकार का मतलब सिर्फ सरकार नहीं है, यहाँ पर है सुशासन, चाहे संस्था हो, चाहे कोई इकाई हो, चाहे वो निगम हो, चाहे कोई बोर्ड हो, अर्ध शासकीय हो, गवर्नमेंट हो, सभी में न्याय जो प्रक्रिया है रूल करने की, इसकी जो शासन की प्रक्रिया है, इसको हमने इसमें शामिल किया है। तो जवाबदेही मतलब सभी लोग जवाबदेह हों, सरकारी संस्थान भी हो, निजी भी हो, नागरिक संगठन भी हो, इस सुशासन में जवाबदेही की बात आती है। अगला क्रम आता है पारदर्शी। सिद्धांत इसका आता है गुड गवर्नेंस के लिए पारदर्शी होना जरूरी है। पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी होना, आवश्यक सूचनाएं जनता के लिए सुलभ हो और उनकी निगरानी भी होना चाहिए कि जो सूचनाएं हैं वो बराबर सुलभ हो रही है। और पारदर्शिता का मतलब ये भी है कि मीडिया पर किसी का भी नियंत्रण ना हो और लोगों तक सूचनाओं की पहुंच भी हो। तो मीडिया को देखिए आप कितनी आजादी है, सुशासन की मीडिया जो है हर चीज को जनता के सामने आता है। सर यहाँ पर साधारण बात है, जनता को करना आवाज आपकी क्रैक हो रही है। सेवाएं प्रदान की जाना चाहिए। तो इसको उत्तरदायी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम रिस्पॉन्सिव है, आपको रिस्पॉन्स देंगे। आपने यदि कोई इशू रखा है तो हम सोते नहीं रहेंगे, अनदेखा नहीं करेंगे, उदासीनता में हम बल्कि उसको रिस्पॉन्स देंगे। इसको बोलते हैं उत्तरदायी होना। और प्रभावी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर, यानी 2 मिनट करेंगे। हेलो, आ रही है सर? हाँ सॉरी, बीच में देखिए मोबाइल से जुड़ने में थोड़ा ये दिक्कत होती है कि इसमें बीच में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं कुछ लोग फोन करके। मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि में प्रभावशीलता भी होना चाहिए, यानी विभिन्न संस्थान को अपनी समुदाय की जरूरतों को पूरा करने वाले परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम हो, यही प्रभाव होना। और दक्षता भी होना चाहिए, है ना, एफिशिएंसी भी होना चाहिए, समय पर काम हो, समय सीमा के भीतर कार्य होना चाहिए, यही एफिशिएंसी है। जिस कार्य के लिए मतलब 2 दिन का समय है, 7 दिन का समय है, उतने बीच में उस कार्य को हो जाना चाहिए, यही उसका है दक्षता। और अंतिम जो चरण होता है न्याय एवं समावेशी, न्याय संगत। सुशासन का मतलब होता है कि इक्विटी होना चाहिए और इंक्लूसिवनेस होना चाहिए।
सुशासन एक समतामूलक समाज के निर्माण का आश्वासन देता है। ये है न्याय संगत और लोगों के पास अपने जीवन स्तर में सुधार करने या उसे बनाए रखने का अवसर भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं इंक्लूसिवनेस, मतलब लोग उसमें इंक्लूसिव हों, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें, जीवन स्तर में सुधार करने के और उसको बनाए रखने के जो अवसर है वो तो मिल रहे हैं। यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये मैंने बताया आपको एक बार फिर से कि भागीदारी नंबर 1, आम सहमति, कंसेंसस, आम सहमति बनना चाहिए। ज्यादातर निर्णय आम सहमति से होना चाहिए। हालांकि लोकतंत्र में विरोध करना स्वाभाविक है, करते हैं, मगर जब कोई चर्चा होती है किसी विषय पर तो आखिरी में आम सहमति बन जाती है। ऐसा देखा गया, कितना ही बड़े विवाद हो, अगर उन विवादों को चर्चा में लिया जाता है तो अंततः आम सहमति की स्थिति बन जाती है। लोगों के भड़ास निकल जाती है, लोग जो असहमत होते हैं अपनी बात रखते हैं और कई बार तो असहमति